जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमें अपने शो में रखते हैं, बात करते हैं और हमें अलाउ करते हैं कि हम आपके थ्रू आपकी आवाम के साथ बात कर पाए। कर्नल साहब, चाइनीज बड़े नाराज हैं आपसे। एक इंडिया मूवी बना रहा है, बॉलीवुड फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान। ठीक है जी। और उसमें वो बैटल ऑफ गलवान में आई थिंक सलमान खान जो है वो कोई आ रहे हैं उसमें। वो चाइनीज ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने देखा जी कि आप वो धुरंधर मूवी एक बनाई, और मकसद ये था कि भाई पाकिस्तान इंडिया इज री राइटिंग द हिस्ट्री फ्रॉम एन इंडियन लेंस। तो वो कह रहे हैं जी कि बेसिकली तो जो इंडियन बॉलीवुड है वो एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे सामने आ रहा है। तो ये जो बैटल ऑफ गलवान है, जो 2020 में क्लैशेस हुए थे चाइनीज ट्रूप्स के और इंडियन ट्रूप्स के, तो अभी 6-7 साल बाद आप अपनी मर्जी से एक कहानी लिखना चाहते हैं और अपने लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन इन रियलिटी तो आप जंगें हार रहे हैं। चाइनीज ने भी इंडियंस को मारा, इंडियन वर्जन है। लेकिन इस पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई बॉलीवुड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? कल साहब, दैट्स अ सेंट्रल क्वेश्चन। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। बहुत बढ़िया सा टॉपिक आपने लिया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर उसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा। बट मुझे तो लगा अगर चाइनीज खुश नहीं है तो उन्हें तो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पिनाका वो 120 किलोमीटर रेंज वाली सक्सेसफुली टेस्ट हुई है। मुझे लगा शायद वो इसलिए खुश नहीं होंगे। अब वो वहां बोलेंगे तो हार मानने वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने, ग्लोबल टाइम्स ने गलवान को एक एक्सक्यूज बना लिया है। बट उससे पहले एक अच्छी बात आपको बता दूं। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। हमारे देश में फौज से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, कामयाबी से रिलेटेड मूवीज बहुत टाइम पहले से बनती चली आ रही है। एक से एक बढ़िया मूवी चलती आ रही है। काफी मूवीज हमारी, ज्यादातर उस तरह की मूवीज आपके यहाँ पॉपुलर और ज्यादा हुई हैं। आपने धुरंधर का एग्जाम्पल लिया है। धुरंधर आपके यहाँ जितनी पॉपुलर है, मुझे नहीं लगता कहीं और पॉपुलर हुई होगी। और अबव ऑल 1,000 करोड़ का अगर बिजनेस वो कर रही है, तो वेल, दैट इज द वे द बिजनेस इज ऑल अबाउट मूवी। बट फिर भी ये बात मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं। मूवी की बेसिक स्टोरी, चाहे हम जैसे 21 की स्टोरी है, लेफ्टिनेंट अनुर खेत्रपाल के लाइफ के ऊपर अगर हम देखें, तो दीज आर ट्रिब्यूट्स पेड, नंबर वन। नंबर टू, ये एक मूवीज का, हमारी सोसाइटी का एक्नॉलेजमेंट है कि वो अपने देश की फौज के काम को इमोर्टलाइज कर रहे हैं। वो भी एक अच्छा मैसेज है। तीसरा, ये मोटिवेट करता है मेरी यंगर जनरेशन को कि वो देश के लिए एक अलग जज्बा रखे। अगर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सर ने, और मैं देखिए उनको सर बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि वो मेरे से कितने सीनियर रहे होंगे, तो ये अपने आप में एक जज्बा पैदा करता है कि देश के लिए कुछ करने में हिचकना नहीं चाहिए। जहां तक बात आ रही है गलवान की, आपने कहा ठीक है जी, लॉस ऑफ लाइफ हो गई। यस, देयर इज नो डिनाई। और मूवी ये तो नहीं कह रही है कि नहीं जनाब हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन था, और विद इन विद इन 12 आवर्स करेक्ट डिक्लेरेशन था कि हमने कितने, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए उस लड़ाई के अंदर। ये तो चाइना को सोचना पड़ेगा कि उसे 1 महीना क्यों लगा, 2 साल क्यों लगे, 5 साल क्यों लगे फाइनली एक्सेप्ट करने में कि लॉसेस उनके यहाँ भी हुए थे। उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया, वो कोई बात नहीं। आपको पता है सिमेट्री जो है उनकी, जहां पर वो लगाए गए थे, तो वो सडनली 100 के करीब पिलर्स उस सिमेट्री में फालतू कैसे आ गए, ओवरनाइट कैसे आ गए। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपके लिए सिर्फ एवेलुएट करके दे रहा हूं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम गलवान को याद इसलिए नहीं करेंगे कि हमने चाइना को हराया, उनको पीटा मारा, जो भी करा वो छोटी बात है। हम गलवान को इसलिए याद करेंगे कि हमारे अपने सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने शौर्य के तौर पर दिया। उन्होंने एक
200-250 लोगों की फौज के सामने खड़े होकर उन 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जहां एक भी गोली नहीं चली, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी मूवीज को लाइव या लाइफ के साथ जोड़ना मेरे ख्याल गलत हो जाएगा। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ गुड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के पीछे एक एम जरूर है कि यस, देश की फौज के ऊपर फख्र किया जाए, देश के लिए अपनी नई युवा पीढ़ी को प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। आई थिंक दिस इज हाउ द मूवीज आर ऑल अबाउट। कल साहब, आप मूवीज को बड़े सिंपलिस्टिक अंदाज से बयान कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बॉलीवुड था वो तो था, या वो है एंटरटेनमेंट, ड्रामा, इस तरह की चीजें, या एक रोमांटिक वो चीजें। तो जब आप वन साइडेड हिस्ट्री दिखाएंगे तो आपको नहीं लगता कि, और उसको नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यू आर वेपनाइजिंग बॉलीवुड। आप वेपनाइज कर रहे हैं बॉलीवुड को फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, फॉर विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ योर ओन पीपल। तो मतलब ठीक है, मतलब वो आपकी दैट मेक्स सेंस जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो स्टोरी आप सुना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके बॉलीवुड का फ्रंट फुटप्रिंट छोटा हो जाएगा? एक चीज थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ के अंदर बॉलीवुड देखा जाता है, लेकिन जब बॉलीवुड के अंदर जैसे धुरंधर मूवी थी तो उसमें रहमान डकैत की बात है या पाकिस्तान के बारे में बताया गया और अपनी कहानी, और उस वक्त जो हिस्ट्री चली तो उसको जीसीसी में बैन कर दिया गया। तो इट मींस कि ये बेसिकली द बॉलीवुड इज इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। इन फैक्ट ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी वालों की तो ठीक है, फौजें इस्तेमाल करती हैं, सीआईए भी जो है वो हॉलीवुड को इस्तेमाल करती रही है, वो दैट मेक्स सेंस, उसका वो हमने देखा हुआ होता है। लेकिन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, मतलब आपकी हुकूमतें अगर इसको करेंगे, जीसीसी ने दुरेंद्रा को जो बैन किया, मूवी को बैन किया, तो कल को तो आपका फुटप्रिंट छोटा होता जाएगा। गो के आपकी आबादी बढ़ी, आप कहते हैं जी हम अकेले ही बहुत हैं, लेकिन ये आपको लगता है कि ये फियर होना चाहिए? मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मूवीज, और वो भी अगर स्वतंत्रता या फ्रीडम फाइट या देश की जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंसेस हुए हैं, अगर उससे रिलेटेड मूवी बनती है तो वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द यंगर लॉट। वी आर ऑल्सो एजुकेटिंग देम। अदरवाइज आप बता दीजिए, नई पीढ़ी लेफ्टिनेंट अनुर खेत्रपाल को शायद भूल जाए, लेकिन हम उसे नहीं भूलने देंगे। एक मूवी, ना केवल मूवी बन रही है, परमवीर चक्र रहे हैं, इसी तरह कल और कारगिल वाले वॉर हीरोज के ऊपर भी अगर बनती है तो दैट डजंट मीन कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बट हम एज मूवीज सोसाइटी के तौर पर इस बात को जरूर एक्नॉलेज करते हैं कि अगर हमारे देश की किसी भी तरह की जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी जी, कल साहब अभी सुन पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो मैं नो ये प्रॉब्लम। कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये सोचना कि ये सरकार कर रही है, हमारे यहाँ ना एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि हवाला टाइप डीलिंग्स के, क्योंकि अगर मूवी बनती है तो उसका जो अकाउंट खुलता है, उसका जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, दिस इज ऑल मैक्सिमम वाइट अर्निंग्स। वाइट ब्लैक में हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने आप में गवर्नमेंट उसे स्पॉन्सर कभी नहीं करेगी। गवर्नमेंट का क्लियरेंस होता है। लाइक मैं आपको जिम्मेदारी से अगर बताऊं कि अगर आप धुरंधर मूवी की भी बात कर रहे हैं तो जो कंसर्न ऑफिसर है, क्योंकि वो इन्वॉल्व था एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उसकी क्लियरेंसेस कि आप कहीं कोई ऐसी शेडी डील तो नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे जो कि शायद उस ऑफिसर, उस आर्मी और देश के खिलाफ बात जा रही हो। सो दैट क्लियरेंस इज टेकन। बट इसका मतलब ये नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी से बता रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की एक मूवी में टेक्निकल डायरेक्टर हूं, और ये मूवी मैं आपके सामने नाम अभी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है, इट इज टू डू विद काउंटर इंसर्जेंसी। तो उसकी जो क्लियरेंसेस हैं
उसको लेने में हमें टाइम लगता है। कमांड हेडक्वार्टर से क्लियरेंस है, जिस जगह से बन रही है मूवी उसका क्लियरेंस है। इसी तरह अगर मैं आपको उसका पैरेलल एग्जांपल दे दूं, बीएसएफ का हमारा ऑफिसर है दुबे, तो उसके ऊपर जो मूवी बनी थी, तो बीएसएफ हेडक्वार्टर का क्लियरेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम का केस है उनके केस में, हमारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। तो प्रोसीजर इज लिटिल लेंदी, और उस प्रोसीजर में वो ये नहीं बोलते हैं कि नहीं 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 उसके बाल थोड़े छोटे करो या उसके बाल थोड़े बड़े करो, या उसका एक कंधा ऊपर करो या एक कंधा नीचे करो, ऐसे नहीं होता है। जो स्टोरी लाइन है वो हमारी जमा होती है और उस पर वो क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का एक रुपए का भी बेनिफिट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलेगा गवर्नमेंट के तौर पर। अगर आप बोलेंगे मैं इसको शायद मान जाऊं कि अगर वो मूवी देशभक्ति से रिलेटेड है, परमवीर चक्र से रिलेटेड है, तो शायद उसका क्लियरेंस तेज हो जाए, वो उतना स्लो नहीं होगा। बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करूं, मुझे नहीं, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बोलेगा चलिए इसको 10 करोड़ रुपए दे दूं? चलो अच्छा, अगर आपने 10 करोड़ दे भी दिए, दोगे कैसे? हाउ विल यू ट्रांसफर दैट वाइट मनी, अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट? इंडिया में ना ये जो डेमोक्रेसी है इसकी एक बहुत बड़ी प्राइस है। अगर आपने कहीं 1 रुपया भी और दे दिया, आरटीआई लग जाएगी, आरटीआई के थ्रू आप फंस जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह के काम नहीं करेगी। और जहां तक बात है बैन होना और नॉट बैन होना, हमारे यहाँ अपनी मूवीज भी कई बार बैन हुई है, कोर्ट से जाकर रिलीज हुई है, और उसका दे हैव डन। एंड पद्मावती जो पहले वाला था नाम उसका पद्मावत जिसका नाम रखा गया, दैट वाज आल्सो बैन। उसके ऊपर बड़ा क्योस हुआ था। बट अगर आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं धुरंधर की, तो लेट मी टेल यू, एंड यू नो इट बेटर देन मी, धुरंधर इज वेरी वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। पायरेटेड वर्जन ऑफ दैट इज गोइंग लाइक मैड। देयर इज अ, मतलब ये 1000 करोड़ जो है ना, मेरे हिसाब से कम से कम 1200 करोड़ होने चाहिए थे। 100-200 करोड़ रुपए तो पायरेसी में चल रहे हैं, जो गलत तरीके से है। सो लोगों का जो इंजॉयमेंट है वो इस बात का है कि कोई एक देश की कोई एक स्टोरी को पकड़ा जा रहा है, उसमें लोग अगर कोई चीज सिमिलैरिटी पा रहे हैं, दोज आर इंसिडेंटल। उसमें कहीं पर भी ये नहीं दिखाया जा, लाइक आई विल टेल यू, मैंने नहीं देखी वो मूवी अभी तक। आप सोचिए, अगर धुरंधर मेरे देशभक्ति की मूवी है और अगर मैंने नहीं देखी है तो क्यों? क्योंकि आई डोंट लाइक मूवीज, मैं देखता नहीं हूं मूवीज। लेकिन मैंने उसके रिव्यूज पढ़े हैं, मैंने उसके फीडबैक्स लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। टेक माय वर्ड कमर चीमा साहब, movie should be taken as a movie first, entertainment second, and third becomes a national agenda, कि वो national agenda के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। and इससे ज्यादा अगर हम उसको पढ़ेंगे तो we will bring in only irritation within it। आप बता दीजिए, ग्लोबल टाइम्स अगर बोल भी देगा कि चलिए जी गलवान, भाई साहब गलवान को डबल बूस्ट मिल जाएगा। जो 4 लोग नहीं भी देख रहे थे वो जरूर देखेंगे कि भाई साहब ऐसा क्या है कि जो चाइना को, मैं तो आपको बोला, चाइना शुड नॉट बी वरीड अबाउट अ मूवी, हाउ द हेल इट मेक्स अ डिफरेंस टू देम। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है कि हमारे 20 सैनिकों ने 200-250 सैनिकों को रोक लिया, उससे रिलेटेड स्टोरी है। इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, बोला जरूर जाता है सेम, अदरवाइज आप ही बताइए कि देयर आर सो मेनी यू नो इncidences in movies which take place जो रियलिटी में हो ही नहीं सकते आर्मी में। They are far from reality. But yes, I will agree with you. There is a element जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसमें डालता है, जिसको हम बोलते हैं तड़का। आप बताइए एक सेकंड के लिए, ये जितनी मूवीज हैं अगर आर्मी रिलेटेड भी हैं, आपको क्या लग रहा है ऐश्वर्या राय या प्रियंका चोपड़ा, ये हमारी रियल लाइफ में थोड़ी ना है। प्रियंका चोपड़ा का तो चलो मैं फिर भी मान लूंगा कि फौजी की बेटी है, हमारे साथ हमने देखी हुई है पहले से, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो फौज की हो गई या फौज को प्रोजेक्ट कर रही है। 90% ऑफ द वे ऑफ ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली आर्टिफिशियल। और हमें कई बार हंसी आती है कि यार ये देखो इन्होंने क्या फौज का कार्टून बना रखा है, जिस तरह की ड्रेस पहन रखी है या जिस तरह का बैच लगा रखा है, मेडल लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है। सो टेक इट विद अ करेक्ट पर्सपेक्टिव। Movies are there to entertain people, and while entertaining, अगर हम देश के यूथ को मोटिवेट कर पा रहे हैं, देश के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं, it is definitely the agenda of government कि movie should project something good.
वो जिसे कहते हैं ना कि कल साहब ये बातें तो सही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई थिंक, कि ठीक है आप ये तो कह रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको लगता है कि इंडिया इज री राइटिंग द हिस्ट्री इन इट्स फेवर, या आप समझते हैं कि एवरी नेशन डज इट फॉर इट्स ओन पर्पस टू टेल द पीपल कि हाउ वी हैव बीन थ्रू, या हम क्या हैं, क्योंकि इंडिया अपनी एक हिस्ट्री लिखना चाह रहा है जो वो अपने लोगों को बताए। डू यू थिंक इंडिया इज इन दैट प्रोसेस, पर्टिकुलरली जो मौजूदा गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, ये इसने नाम चेंज किए, ये मूवीज ऐसी बनाते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं, कराते हैं, बातें करते हैं अकबर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, मुगल हिस्ट्री के ऊपर, फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये कह सकें कि आपने देखा होगा जैसे कि हमने ये महसूस किया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेम चेंजिंग हुई इंडिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ के घर का नाम भी, जो रोड का नाम भी चेंज कर दिया गया। तो इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ री राइटिंग हिस्ट्री एंड रीक्राफ्टिंग इट्स ओन आइडेंटिटी टू टेल द फ्यूचर, और मोदी साहब इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और ये सारा उस बड़े गेम का हिस्सा है। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू। हर कंट्री अपनी हिस्ट्री को रीविजिट करता है और अपने तरीके से उसे रीराइट करता है। एक बड़ा करंट एग्जांपल दे देता हूं, मतलब इसमें कहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है। कमर चीमा साहब एक बहुत तगड़े इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं बाय द वे, जिनको मैं जानता हूं, आपके शो पे मैं बता पा रहा हूं उनके बारे में। तो कमर चीमा साहब को अपनी हिस्ट्री, कंट्री के लिए हिस्ट्री ये दिखानी है कि भाई साहब जहाज हमारे नहीं गिरे थे, इंडिया के गिरे थे। ही इज ट्राइंग टू रीराइट एक बात। इसी तरह फील्ड मार्शल बनने का जो क्रेडिट है, इट इज रीराइटिंग। ही डजंट एक्चुअली डिजर्व, बट यू आर रीराइटिंग कि नहीं जी, देखिए हम तो जीत गए, हम तो कह रहे हैं आप जीत गए, हमने कब मना किया आप नहीं जीते। बट अगर ऐसी ही जीत होती है तो आपको मुबारक हो। तो इसी तरह जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रीराइटिंग की, तो मैं बड़ी स्पेसिफिकली आपको बता पा रहा हूं। इंडिया के अंदर काफी टाइम बाद ये बात उभर कर आई, उठ कर आई कि हम वो जो मुगल शासन के टाइम की जो चीजें हैं, उसकी काफी कुछ चीजें हम गलत तरीके से पढ़े जा रहे हैं, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। ऑल द मुगल शासक वर नॉट वेरी काइंड टू देयर पब्लिक, दे वर नॉट काइंड टू द कंट्री। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले में आ रहा है, मेरा बस चले, एक्चुअली मैं अपना तरीके से बात कर रहा हूं। व्हाई शुड अ रोड बी नेम्ड फॉर ओनली समबडी जो 1947 में मारा गया था या उसने शहीदी करी थी? आज वाले को शहीदी कम क्यों होनी चाहिए? या तो पॉलिसी होनी चाहिए सभी के नाम पे, जो शहीद हुआ है सारे, बट हमारे पास उतनी रोड नहीं होंगी। तो इसीलिए ये देखा गया है कि जो हिस्टोरिकली चीजों को जब रिविजिट किया गया है कि दे वर नॉट दैट काइंड। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, जनरल डायर। अब जनरल डायर के बारे में हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं? हम नहीं सोच सकते, बिकॉज ही क्रिएटेड जलियांवाला बाग, उसे हजारों लोगों को मरवा दिया एक ओपन फायरिंग के अंदर। बट देयर आर प्लेसेस जहां पर यूके में, जहां पर ही इज ट्रीटेड एज अ हीरो, ही स्टिल ट्रीटेड एज अ हीरो। सो वी वुड नॉट लाइक कि वो बंदा हमारे यहाँ पर एज अ हीरो प्रोजेक्ट हो। तो उसकी वो जो सो कॉल्ड वो एक एनजीओ है जिसको पैसे जाया करते थे, हमने बैन कर दिए, अदरवाइज पैसे जा रहे थे। सो इसी तरह किसी भी मुगल शासक के खिलाफ अगर कहीं कुछ निकल कर आया है रीविजिट में, कि हिस्ट्री को फिर से पढ़ा गया, देखा गया और पाया गया कि नहीं, इस बंदे ने हमारे देश के लिए कुछ किया नहीं है, लिया है। इसीलिए कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि हमारे जो इंग्लिश नेम थे स्ट्रीट्स के, वो भी चेंज किए गए, क्योंकि हमारे पास कहीं कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ब्रिटिशर्स हमको बहुत कुछ दे कर गए। आज हमारा इंप्रेशन है कि वो लेकर गए। सो ओवरऑल ये एक गवर्नमेंट एजेंडा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये अगर इसको भी बड़े ब्रॉडली देखा जाए तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि ओवैसी साहब को नाम बदल देंगे हम, ओवैसी साहब रहेंगे। हमारे पास जो इतने करोड़ों मुसलमान भाई हैं, उनकी जात थोड़ी ना बदल दी जाएगी। 2 रोड के नाम बदल गए, 2 सिटी के नाम बदल गए। वेल, आप बताइए चेन्नई को
तो पहले मद्रास कहा जाता था, अब चेन्नई कहा जाता है, त्रिवंतापुरम कहा जाता है। अब उसमें कौन सी कास्ट आ गई बीच में, कहां से क्या आ गया? दिल्ली को बात चली थी कि एनसीआर बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, DELHI बोला जाएगा या DILLI बोला जाएगा, कि दिल्ली क्या होगा? सो काफी जगहें हैं जिनके अंदर अगर पब्लिक की डिमांड ये चल रही है और पब्लिक पॉपुलरली उस आदमी को इलेक्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर MLA को, CM को, उस PM को, तो वेल, अगर पब्लिक चाहती है तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रियल डेमोक्रेसी। पब्लिक हैज चेंज। हो सकता है आज से 50 साल पहले हुमायूं रोड के लिए उस समय जिसने भी रख दिया वो रख दिया। आज पब्लिक अगर इस स्लोगन के ऊपर कोई जीत रहा है कि नहीं, हुमायूं रोड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होगी, वेल, पब्लिक हैज वोटेड फॉर हिम एंड इट इज हैपनिंग। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पब्लिक का माइंड और परसेप्शन अगर चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है उसका ब्लेम सिर्फ मोदी साहब को देना गलत हो जाएगा। मोदी साहब है स्टूड फॉर हिंदुत्व, मैं मानता हूं। मोदी साहब है स्टूड फॉर RSS, मैं मानता हूं। मोदी साहब ने हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया में एक मुहिम चलाई है, और क्यों ना चलाए। अगर अफ्रीकन कंट्री के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार के वजह से ट्रंप वहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो मैं एज अ कंट्री कहीं पर भी अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो मैं आवाज क्यों नहीं उठा सकता? मैं प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकता? मुझे अलाउड होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप एक बात बताइए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ठेका ले रखा है इस्लाम का, चाहे लोग दें या ना दें, बट ले रखा है ना। अदरवाइज आप बताइए, इस्लामिक बॉम्ब डिक्लेयर करने का आपका क्या मतलब था? कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आइडिया क्या कभी देखिए, ये आपने कहा जी फील्ड मार्शल को नहीं मिलना चाहिए था, ये तो जारी बात है, आपको बड़ी पेन है इंडिया के अंदर इस चीज की। अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर इंडियन फौज ने इंडियन सियासतदानों को एक्सपोज कर दिया, मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। एक्सपोज करने से मुराद ये होता है कल साहब कि जब CDS ये चौहान ये कहे कि हमारे जहाज गिरे हैं, पर ये प्रॉब्लम नहीं है, सुन लो सही ना, उन्होंने क्या सुन तो लेना, मैंने पता बड़ी तकलीफ वाली बात है, लेकिन अब आपके जनरल्स ने बोला हुआ तो मैं क्या करूं, अब उनके मुंह पे यहाँ तो ना करते ना वो। उन्होंने कहा जी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाज गिरे हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्यों गिरे हैं, और हमने उसको ठीक करके 48 घंटों में दोबारा हवा में उड़ा दिए। एक बात तो, साथ ही थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, क्या नाम है उनका, हमारे जो NS से दोवल साहब हैं, वो कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं इसमें क्या करूं। उसके बाद फिर जो प्रेशर आया इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर, बाद में पता चला ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो फिर एयरफोर्स चीफ को भी 3 महीने बाद कहना जी हमने भी उनके जहाज गिराए थे, फिर 6 महीने कुछ उनको और कहना पड़ा। तो मतलब मैं आई कैन अंडरस्टैंड वो पैनिक इंडिया के अंदर है। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तो इसलिए फील्ड मार्शल बिकॉज उसने तो मिलिट्री लीडरशिप दिखाई ना, उसने तो बताया कि आप मजबूर हुए सीज फायर के लिए, तो उसको तो इसलिए फील्ड मार्शल बनाया गया। और आप अमेरिका के डर से आपने सीज फायर किया, वरना हम तो जंग के लिए तैयार थे, हम तो 4 घंटे में पासा पलट दिया था पाकिस्तान ने जंग का। बहरहाल वो एक हिस्ट्री है, आप उसको कहते हैं जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को नहीं वो कहना। आप उस हिस्ट्री को रिविजिट कर अपने तरीके से चेंज कर रहे हो। आपको फैक्चुअली मालूम है जरदारी साहब तो 8 महीने बाद बोले हैं कि हाँ जनाब हमको बोला गया था बंकर में घुसो। आपके डार साहब 8 महीने बाद बोल रहे हैं कि स्ट्राइक हुई थी। आपके शो पर तो एक कमर चीमा साहब है, हमारे मेरे जान पहचान के हैं कमर चीमा साहब, उनके शो में तो ये चल रहा था कि स्ट्राइक को छोड़ो, जहाज आया ही नहीं, हमारा जहाज उड़ा ही नहीं। आपने थोड़ा सा देखा नहीं है, जिस दिन इंडिया ने स्ट्राइक की थी 10 की सुबह को, पाकिस्तान के DGISPR ने 5 मिनट बाद आके टीवी पे कह दिया था इंडिया ने फला जगह पे स्ट्राइक की है एंड नो वेट फॉर आवर रिस्पांस। तो सागडार ने 8 महीने बाद तो कोई बात नहीं की, DGISPR ने तो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी कि 5 मिनट के बाद आके टीवी पे बता दिया था कि इंडिया ने 10 तारीख के बाद बचा क्या? सुन 10 तारीख के बाद आपने ठीक बोला कि 10 तारीख को सवेरे जब आपके 11 एयरफील्ड उड़ गए तो उन्होंने ये बोला, आपके हिसाब से चल रहा हूं, आपके लाइव शो पर चल रहा हूं, कि आपके हिसाब से कि चलिए जी अभी हमारा रिस्पांस देखिए, रिस्पांस में आ गया कि जनाब छोड़ो परे,
खत्म करो। अच्छा चले, मुझे मैं समझ सकता हूँ, ये तो विक्रम मिश्री साहब से पूछें जो उनके साथ हुआ। जब उन्होंने कहा सीज फायर की बात की तो उनको अपने ट्विटर हैंडल ही बंद करना पड़ गया, और फिर इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन थी वो मैडम कुरैशी और बाकियों के साथ जो वहां पे बीजेपी के लोगों ने किया, ये तो आपके अंदर की कहानी है। मैं अभी 20 मिनट के शो में तो आपसे कोई कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं कल साहब ये सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको, ये जो आप बात कर रहे हैं ना री राइटिंग हिस्ट्री, मोदी साहब लिखे हिस्ट्री, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हमें हमें हमारा ये मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको बॉलीवुड से मदद लेनी पड़ गई है ना, तो फिर तुसी अपना बंदोबस्त कर लो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ बहुत बुरे हालात ने। क्योंकि अब सलमान खान को भी तो जारी बात है इंडिया में रहना है, तो गलवान के ऊपर मूवी तो बनानी पड़ेगी, वरना फिर मुसलमानी है उधर, फिर उधर तो उड़ा देंगे वो उनको। तो बहरहाल चले, वी अप्रिशिएट के आपको कहीं पे तो तीनों मेरे अब वो तीनों अगर बॉलीवुड पे आ गया गुजारा, देखिए सुने, मेरे जब फौजी मेरे काम ना तीनों करे जान खान, साहब, सुनिए तो सही, एक मेरे सवाल सुन ले, जब मेरे इंडिया की देश के फौज जहां पे तीनों, काम नहीं कर सकी वहां से बॉलीवुड पे गुजारा करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि फौज वो कुछ नहीं कर सकी। अगर फौज ने कुछ किया होता तो सलमान खान और वो दूसरा मुंडा की ना है जिन्हें धुरंधर मूवी बनाई, उनसे ना तरले करने पड़ते कि जाओ मूवीज बनाओ। तो ये फौजों को कहा करें कि थोड़ा तैयारी शरी कर लें, कोई डंड बैठ का मारन, कोई पट्टा दे हाथ फेरन, कोई लड़ना, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्पेस, कोई मतलब इन चीजों पे भी आए। ये क्या आप बॉलीवुड से, वो पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, वो कल सा मैं सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान में कह रहे हैं कि ये तो सारा बॉलीवुड, ये तो इंडियन टीवी भी बॉलीवुड है, इंडियन फौज भी बॉलीवुड है, हुकूमत भी बॉलीवुड है, सारा कुछ ही बॉलीवुड है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। बहरहाल आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाह रहा बॉलीवुड। हूं, आप खान की बात कर रहे हैं। मेरे तीनों खान, मेरे देश के तीनों खान, देश के नहीं, इंटरनेशनल फोरम्स के सुपरस्टार हैं। उनको अपने देश पर गर्व है। आपने बात करी टेक्नोलॉजी की या किसी की, मैंने तो आपको बताया 120 किलोमीटर की पिनाका भाई सक्सेसफुली टेस्ट हुई है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो चाइना को तकलीफ तो होनी चाहिए। मैंने, मेरे देश ने दुनिया का सबसे हैवी सैटेलाइट यूएस के लिए ऊपर ले जाकर प्लेस किया है, 6100 किलो। सपना भी नहीं लिया कभी पाकिस्तान ने सैटेलाइट को ऊपर लगाने का। 6100 तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, आप कमर चीमा साहब अपने देश के लिए एक अच्छा मैसेज निकालो कि देखो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए। कहाँ हम 15-17 नंबर पर आते थे इकोनॉमी में, कहाँ सीधे जंप मार के 5 पर आ गए, हम 3 की तरफ बढ़ गए हैं, पहुंच गए हैं। आप उसे डिबेट कर लो, हमें मालूम है हम कहाँ चल रहे हैं। चाइना का भी तकलीफ यही है, उसका अगर कोई कॉम्पिटिटर है इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने आप है। इंडिया करेक्ट लाइन पर है। आपको याद करेगी अगली पुश्त अगर आप अपने शोज के अंदर पाकिस्तान की भलाई की बात करो, अच्छाई की बात करो। क्योंकि जब तक कमर चीमा ये नहीं मानेगा कि ये टेररिज्म पाकिस्तान के ऊपर एक टीके की तरह लगी हुई है, देखते ही पता चलता है कि पाकिस्तान, और इसके पीछे अगर आईएसआई है तो आईएसआई को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आईएसआई के क्रिटिक बनना है कि अच्छाई की बात करो। आपका प्रॉब्लम यह है, आप पड़े हुए हो ऐसा ही पैसे लेने में, मुझे पता है, आप पड़े हुए आपके लिए बहुत अवार्ड बड़ा लेने में। प्रॉब्लम है, आपका आपके अकाउंट लिए ऐसे फ्रीज ही नहीं बहुत बड़ा होता, प्रॉब्लम है। जो अच्छी बेचारा बात 2 है। लाइन बोल देता है उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आप अपने अकाउंट के चक्कर में पड़े हुए। मेरी बात मानो कमर चीमा, आईएसआई से ऊपर देश है, आर्मी से ऊपर भाई देश है। देश आर्मी आईएसआई, से नहीं होना चाहिए। कल साहब मैं आपको बात बताऊं, मुझे पता है आईएसआई की बड़ी पैनिक है वहां पे, प्रॉब्लम रहती है वहां पे, सारी बात है। आप फौजी हैं, आपको तो पता है क्या क्या झटके लगे हुए हैं, तो मतलब वो रहेगी और ये होगा, ये आपको गुजारा करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी बन जाए, दरअसल मसला पता क्या है कौन साहब, आप चाहते हैं कि सारा जो खिता है ना वो छोटे छोटे मुल्क हों, हम यहाँ पे राज करें, वो जैसे कहते हैं ना राज करें, हमें कोई बंदा पिन पॉइंट ना करे फिंगर, ओए हम यहाँ के बड़े दाता हैं। ये जो बॉलीवुड में वो एक्टर करते हैं, आप भी बेसिकली खिते में वही करना चाहते हैं। अब आगे से आ जाता है पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर जैसे मिलिट्री लीडर, वो गेम चुक देंगे ने, तुसी फिर आंदे होया कि फिर आपको जाना पड़ता है सलमान खान और अक्षय कुमार के पास, यार खुदा का नाम है, को रेपुटेशन बिल्ड करो। बहरहाल चले कल साहब, आईएसआई जो है वो पाकिस्तान जैसे जैसे रॉ तो पकड़ी गई अमेरिका में, कनाडा में, ठीक है, तो वो काम जो ऑपरेशन करते हैं वो किधरे उन्होंने राज खोल जाते हैं।
आईएसआई जरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है और बड़े अच्छे अंदाज से काम करती है, लेकिन फड़ी नहीं गई ਤੁਹਾਡੇ यार, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੜਕਾ दे रहे ना अमेरिका। आपको पता है कल साहब रॉ के ऑपरेशन नॉर्थ अमेरिका में 50 सालों में पहली दफा बंद हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में, थैंक्स टू आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी। हम लोगों ने आपको मजबूर कर दिया ये बिलीव करने में कि हमारे ऑपरेशन बंद हो गए। इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है? मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एज अ गुड क्रिटिक बात कर रहा हूं। ये जो आप आर्मी जिसकी आप साइड ले रहे हो ना, वो जाकर अभी क्या कर आई लीबिया में आप हथियार बेच आए, आप लीबिया में हथियार बेच आए। अब आपको तकलीफ पड़ी हुई है कि यूएन बोलता है कि भाई एम्बार्गो है। इसका मतलब क्या हुआ? चोर चोर मसेरे भाई एक चोर दूसरे चोर को दे रहा है सामान, तो और क्या होगा? मैं कंट्री को चोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके पॉलिसी को चोर बोल रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, कल साहब जो मर्जी आप कहें, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा हक है, पेपर एम्बार्गोज हमें पता है वहां पे क्या हो रहा है। एनी हाउ कल साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और ग्रेट ऑलवेज ग्रेट स्पीकिंग टू यू। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।